आज बात करते हैं हिंदी के कुछ शब्दों पर। शुद्धिकरण, मानकीकरण, एकीकरण, विद्युतीकरण, ऐसे ढेर सारे शब्द होंगे। कुछ शब्द आपके सामने भी लिखा गया है। शुद्धिकरण, औद्योगिकरण, पृथकीकरण, विद्युतीकरण, लघुकरण। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये सभी शब्द गलत लिखे गए हैं, ये सभी शब्द गलत लिखे गए हैं, तो बताइए कैसा लगेगा। लेकिन ये सच है कि शुद्धिकरण, औद्योगिकरण, पृथकीकरण, विद्युतीकरण, लघुकरण ये गलत लिखा हुआ है। तो क्यों गलत लिखा हुआ है और कैसे सही लिखा जाएगा, आज इसी पे चर्चा किया जाए। देखिए, सबके पीछे कर्ण प्रत्यय लगा हुआ है, कर्ण प्रत्यय। तो आज हम लोग बात करेंगे कर्ण प्रत्यय पर। कर्ण प्रत्यय कैसे लगता है, इसके नियम क्या हैं और शब्द कैसे शुद्ध होता है। तो आइए जानते हैं आज कर्ण प्रत्यय के बारे में। कर्ण प्रत्यय आपके सामने लिखा हुआ है कर्ण। अब कर्ण, एक बात याद रखिएगा कि हिंदी में कर्ण दो शब्द, अलग अलग शब्द हैं। एक कर्ण शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के रूप में प्रयोग का मतलब कर्ण का अर्थ आप स्थान हो जाता है। कर्ण का मतलब कारण होता है, हेतु होता है। कई जगह आप देखेंगे तो कर्ण का हथियार या औजार के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है। कर्ण का एक और अर्थ होता है, ज्योतिष शास्त्र के संबंध में जब देखेंगे तो समय के एक हिस्से को भी कर्ण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आज बात सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय की, यानी कि किसी भी शब्द के पीछे जब वो लगता है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ करने के संदर्भ में, करने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात तो आज सिर्फ हिंदी की किया जाएगा, लेकिन छोटी सी बात, एक बात जान लीजिए कि यह संस्कृत के च्वी प्रत्यय से बना हुआ है। च्वी प्रत्यय, संस्कृत जो लोग जानते होंगे बहुत अच्छे जानते होंगे कि च्वी प्रत्यय एक संस्कृत का प्रत्यय है। ये जब किसी के पीछे लगता है तो देखिए किस संदर्भ में लगता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। संदर्भ क्या है, अभूत तद्भाव। अभूत तद्भाव, जो लोग संस्कृत के होंगे वो बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे लोग। अभूत तद्भाव के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप कर्ण प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जब लगाते हैं तो इसका मतलब है कि अभूत, यानी कि अब से पहले वो चीज नहीं हुआ था, तद्भाव वैसा अब होने जा रहा है या करने वाला है या होगा। ठीक है, जैसे अगर लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए शहरीकरण, तो शहरीकरण यानी कि शहर का भाव अब तक नहीं था, अभूत, अब होगा, तो इसे कहते हैं शहरीकरण। तो बात समझ में आ गई ना। तो ये संस्कृत का है और सेम इसी से निकला हुआ है कर्ण प्रत्यय। तो बात हम लोग सिर्फ कर्ण प्रत्यय करेंगे, च्वी प्रत्यय वो संस्कृत का हिस्सा है। आइए जानते हैं। तो इसके कुछ नियम है, 3 नियम बताऊंगा आपको। सबसे पहला नियम दीर्घ का नियम। सबसे पहला नियम कौन सा होगा, दीर्घ का नियम। अब दीर्घ का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दीर्घ का नियम सिर्फ ये कहता है कि अगर किसी शब्द में छोटी ई है तो वह बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी। अगर किसी शब्द में छोटा उ है तो वो बड़ा उ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर लिखा गया हो शुद्धि, क्या लिखा गया हो, शुद्धि, शुद्धि लिखा गया हो। ठीक है, लिखा गया हो सूची, लिखा गया हो सूची। ठीक, या एक और शब्द लिखता हूं तुष्टि, तुष्टि। ठीक है, लिखा गया हो शब्द तुष्टि। तो अब क्या करेंगे, इसके जब कर्ण प्रत्यय लगाएंगे, इसके साथ कर्ण प्रत्यय जब जो ही लगेगा तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या कैसे लिखा जाएगा। कर्ण प्रत्यय लगाते ही या शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है। ठीक है, ये शुद्धिकरण होता है। बात समझ में आ गई ना। शुद्धिकरण, ये सूचीकरण हो तो क्या हो जाएगा, सूचीकरण हो जाएगा, सूचीकरण हो जाएगा। उसी तरह से तुष्टिकरण होता है तो तुष्टिकरण नहीं होता है, क्या हो जाएगा, तुष्टिकरण हो जाता है, तुष्टिकरण होता है। अब एक बात बताइए, अभी मैं शुरू में एक शब्द लिखा था, यहीं लिख देते चलते, लघु शब्द लिखा था लघु और पीछे से लगा दीजिए करण। तो एक बात बताइए, ये दीर्घ का नियम क्या कहता है कि छोटा ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, लघुकरण हो जाएगा, लघुकरण, जो कि हम लोग सदैव गलत लिखते हैं।
हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं, लघुकरण ऐसे लिख देते हैं, छोटा ऊ से लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। हमेशा जब कर्ण प्रत्यय लगेगा तो लघुकरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एक और शब्द है पुष्टिकरण। तो अगर लिखा हो पुष्टि, पुष्टि अगर लिखा हो पुष्टि, तो जब पुष्ट लिखेंगे कर्ण लगाएंगे तो क्या बनेगा, पुष्टिकरण बनेगा, बनेगा ना। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। शुद्धिकरण कैसे लिखना है, सूचीकरण, तुष्टिकरण कैसे लिखना है, लघुकरण कैसे लिखना है, और एक और होता है पटुकरण। पटुकरण शब्द लिखा हो पटु और जब पीछे से कर्ण लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, तो पटुकरण होता है। चलिए अब अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला नियम कह रहा है दीर्घ ई का नियम। ई का नियम, अब वो सिर्फ कह रहा है दीर्घ का नियम, यह है ई का नियम। अब ई का नियम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वहां तो ये था कि अगर छोटी ई आई हो तो किस में परिवर्तित हो जा रही थी, बड़ी में। लेकिन अच्छा, छोटा ऊ किस में परिवर्तित हो जा रहा था, बड़ा ऊ में। लेकिन अब ये कह रहा है कि कोई भी स्वर है, खासतौर से ज्यादातर ये अ आता है, अब ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब शब्द लिखा हो सम, कर्ण प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, समीकरण बनेगा, बनेगा ना समीकरण। ठीक है, समीकरण। लिखा हो शहर तो क्या बनेगा, शहरीकरण। बना हो नगर तो क्या बनेगा, नगरीकरण। बनेगा कि नहीं बनेगा। एक और ले लेते हैं एक, तो क्या बन जाएगा, एकीकरण बन जाएगा। फिर उसके बाद से अंग, अंग तो बन जाएगा अंगीकरण। इस तरीके से और ढेर सारे शब्द होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई और आप इसको बना ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें तो यह है कि सबके पीछे अ आ रहा है तो अ ई में परिवर्तित हो गया होगा। अब एक बात बताइए, अब फिर से चलते हैं इस पर, इन शब्दों पे। ये जो नियम बनाया गया है ये हिंदी में बनाया गया है, संस्कृत के मूल में ये नियम नहीं था। अगर मैं शुरू में ही ये बता दिया होता तो शायद आप सही से समझ ना पाए होते। यह उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे। ये जो शुद्धि लिखा है ना, शुद्धि, रियल में नियम यही है कि बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जानबूझ के ये दीर्घ ई का बताया गया। ये शुद्धि लिखा है ना, ये मूल रूप से क्या होता है, मूल रूप से होता है शुद्ध। ये मूल रूप से क्या लिखा होता है, मूल रूप से लिखा होता है शुद्ध, मूल रूप से लिखा है शुद्ध। तो अब ये अ ही है, इसमें क्या है, अकारांत है। अब ये अ ही बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन चूंकि आदमी शुद्ध ही लिखता है, भाववाचक संज्ञा बनाया रहता है ऑलरेडी, तो इसी को बनाया गया है कि छोटी बड़ी में परिवर्तित। लेकिन सच्चाई है कि अ ही बड़ी में परिवर्तित है। अब आइए जरा आखिरी नियम पे चलते हैं। आखिरी नियम क्या कहता है, ये लिखा है पृथकीकरण या विद्युतीकरण क्यों सही नहीं लिखा है। अब इसके पीछे अगर आप अभी पीछे वाले दोनों नियम अगर आप समझ गए होंगे कि छोटी ई बड़ी में परिवर्तित हो जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ में परिवर्तित हो गया, और सिर्फ अकारांत अकारांत हो तो वो भी क्या है, बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जो भी किसी भी शब्द के पीछे का जो स्वर है वह बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है, यही ना। लेकिन एक बात बताइए, अगर लिखा गया हो पृथक, पृथक ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, पृथक शब्द कैसे लिखा है, पृथक। ये कैसे लिखा है, ये लिखा हुआ है विद्युत, विद्युत ऐसे लिखा जाता है ना। जब ऐसे लिखा जाएगा, पृथक भी ऐसे लिखा जाएगा, विद्युत भी ऐसे लिखा जाएगा, तो सीधी सी बात है इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। तो जब स्वर है ही नहीं तो ई की मात्रा में परिवर्तित कैसे होगा, नहीं होगा ना परिवर्तित। तो जब नहीं होगा तो याद रखिएगा इसके पीछे जब करण लगाएंगे तो यह मूल शब्द यही बन के तैयार होगा, पृथक करण बन के तैयार होता है, पृथक करण बन के तैयार होता है। और इसको हम लोग अपने में लिखना हो अपने तरीके से तो ऐसे लिखते हैं, पृथक करण ऐसे ही लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। उसी तरह से विद्युत करण में जब करण लगाएंगे तो ची प्रत्यय का यहां रूल काम नहीं करेगा और विद्युत करण ही शुद्ध ऐसे ही हो जाएगा, विद्युत करण हो जाएगा, विद्युतीकरण नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि कर्ण प्रत्यय लगाते ही कैसे शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है,
अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कर्ण प्रत्यय से बनने वाला कोई शब्द अगर आपके दिमाग में चल रहा हो और आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मैंने उसे नहीं बताया तो कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको भी बताने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मिलते हैं अगले किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।